आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जब भारतीय बाजारों में कल की भारी बिकवाली के बाद आज एक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। कल एक जितना सेल ऑफ मार्केट में था आज उतना ही रिबाउंड आप कह सकते हैं। करीब करीब 3% के आसपास की निफ्टी में एक मूव और 3-3.5% के आसपास का मिड कैप में एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ जो संकेत थे उसमें तेजी में ही खुला था, लेकिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर मार्केट खुलता हुआ दिखाई पड़ा। धीरे धीरे और रफ्तार सेकंड हाफ से पकड़नी शुरू करी और फिर 17,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आई, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉल राइटिंग जोन था वो 17,000 के आसपास था। 17,100 के ऊपर हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव थे। तो जैसे ही वो जोन टूटा मार्केट ने और कंफर्टेबली उसके ऊपर अपने आप को होल्ड किया, वैसी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और 17,300 के जोन्स में मार्केट को लेकर पहुंच गई। वो तेजी निफ्टी में आई। निफ्टी बैंक भी आखिरी तक आते आते 1200 साढ़े 1200 अंकों की तेजी के साथ रहा। हैवी वेट्स पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें रिलायंस और टीसीएस जैसे नाम थे जिन्होंने तेजी की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे तेजी पूरे बाजार में स्प्रेड होते हुए दिखाई पड़ी। आज एक्चुअल में बाजार में खरीदारी थी, इसीलिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट करते दिख रहे होंगे। 3% के आसपास की मूव वहां पर भी देखने को मिल रही थी। जो तेजी थी वो थी आज आईटी में टीसीएस लीड कर रहा था। बाकी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी टेक जैसी कंपनियां जो थी वो भी खरीदारी में कामकाज कर रही थी। ऑटो में जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइशर, टीवीएस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे नाम है जो खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। एनबीएफसी में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कुछ नाम जो कि तेजी में थे। और बैंक्स तो ऑब्वियसली आज जोरदार तेजी के अंदर कामकाज कर ही रहे थे। आज वो शेयर जो कि ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में काफी टूट रहे थे नए आईपीओस में, वो भी सेकंड हाफ में थोड़े बहुत रिकवर होते हुए दिखाई पड़े। उनमें भी कुछ हद तक पुल बैक था। लेकिन आज की हाईलाइट में एक था बजाज फाइनेंस, जिसने 8वीं सबसे बड़ी कंपनी का जो दर्जा है वो हासिल किया और मार्केट कैप के लिहाज से उसने एचडीएफसी लिमिटेड को भी बीट किया और वहां पर अब वो बजाज फाइनेंस 8वें पायदान में पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया तेजी वहां देखने को मिली। इसके अलावा आज टीसीएस जो कि बायबैक से पहले लगातार दूसरा दिन जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। कल 2-2.5% ऊपर था, हालांकि बाद में फिजल आउट हुआ था, लेकिन आज वापस वो 2% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहां पर भी कुछ हद तक बाइंग थी। तो ओवरऑल मूड माहौल जो है वो थोड़ा सा बेटर साइड पे आज बना भी और जो शॉर्ट्स थे वो कवर भी हुए हैं। ये भी मान सकते हैं कुछ जानकार मान रहे कि जो शॉर्ट टर्म सिस्टम में अभी भी अवेलेबल हैं और कुछ लोगों ने अभी भी एसटीबीटी आज लेके गए हैं, तो अगर वो फर्दर स्क्वीज होते हैं और ज़्यादा बिकवाली आती है तो बाजार का तेज़ी का ट्रिगर है और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कैसे रहते हैं, रशिया से क्या आउटकम आता है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा और उसके हिसाब से यहाँ कॉल ली जाएगी। दोपहर में खबर भी आई थी कि रशिया में जो फोर्सेज गई हैं उनको वापस बेस में लाने की बातचीत की गई है, तो उसके आधार पर भी बाजार ने जो तेज़ी का ट्रिगर है उसको और बेहतरीन तरीके से लिया भी है। चलिए, उम्मीद है कल जिस तरह के बहुत ज़ोरदार सवाल थे आज भी उसी तरह के सवाल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो शुरुआत कर लेता हूँ पहले कुछ सवालों के साथ, जिसमें सबसे पहला सवाल आया है। सवाल कहाँ चले गए? पहला सवाल तो मेरे पास भारती एयरटेल का ही आया हुआ, जहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भारती एयरटेल की पोजीशन में करना क्या है। 760 शायद बोला है उन्होंने, जहाँ पर नज़र बनानी होगी। हाँ, भारती एयरटेल 480 पर 80 शेयर हैं। समझिए 480 पे आपके अगर 80 शेयर हैं तो आपको फिर सोचने की क्या ज़रूरत है। आप ऑलरेडी उस लेवल पर हैं जहां से शेयर ऑलरेडी 300-350 रुपये ऊपर, और देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इन सब्सक्राइबर एंड सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ आरपू आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई सिचुएशन में ऐसा फेरबदल करना चाहिए आपको, और आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन के अंदर कोई बदलाव करें। आप बने रहें, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ एज ऑफ ना हो तो। लेकिन ये बाजार के भाव को देख कर अगर आप पैनिक में आ रहे तो आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है और समय दीजिए इसको। वैसे भी शेयर बहुत चला नहीं है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय एक ज़माने में भारतीय टेलीकॉम जो भारतीय एंटरप्राइजेज है, जो इसकी पेरेंट है, वो लिस्टेड थी। फिर बाद में उसको हटा के इन्होंने भारतीय सब्सिडरी को लिस्ट कराया। तो उस ज़माने से और इस ज़माने में बहुत अंतर आया ज़रूर है, लेकिन फिर भी भारतीय के केस में आप बने रहिए। ऐसा कोई बड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, बजाज ट्विंस आफ्टर एलआईसी आईपीओ। मलिक साहब, मुझे मतलब ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि बजाज ट्विंस का क्या लेना देना है एलआईसी के आईपीओ से। एलआईसी के साथ 2-3 चीज़ें क्लियर कर लीजिए पहले आप। वो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करती है, सरकारी कंपनी है, इंडिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, 1956 से लेकर अब तक है। 200 प्लस कंपनियों, 200 प्लस छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर के बाद ये कंपनी बनी थी जो एलआईसी एक्ट में कामकाज करती थी। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और ये आईपीओ का प्राइस बैंड अभी तक तय नहीं हुआ है। एक बाजार में मोटा मोटा आकलन है कि अगर बिल्कुल बेस केस में लाती है तो 1760 रुपये या 1700 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड होगा, इशू प्राइस होगा। और अगर अपर एंड पे लाती है तो 3400 रुपये के आसपास का इशू प्राइस होगा। अपर एंड पे 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, लोअर एंड पे 55,000 करोड़ रुपए जुटाएगी।
दोनों ही केसेस में 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है। 1 रुपये की फेस वैल्यू आएगी तो 175 और 340 ये प्राइस बैंड बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। रकम बहुत बड़ी है। इतना बड़ा आईपीओ आज तक के इतिहास में जब भी कभी बड़ा आईपीओ आया है वो चला नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बाजार से बहुत सारी लिक्विडिटी सक कर लेता है और किसी भी जो इतनी बड़ी इक्विटी का शेयर आता है या कि कोई भी इतना बड़ा शेयर आता है उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत हाई होती है। 5 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है पेटीएम, कोल इंडिया, रिलायंस पावर, एसबीआई कार्ड्स, जोमेटो और न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये 6 नाम हैं। इनकी परफॉर्मेंस से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े आईपीओ की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो अब एलआईसी का नंबर है तो पहले प्राइसिंग कैसी है, डिस्काउंट कैसा है, कैसे सरकार बेचती है, इनको ध्यान रखिए। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रहिए। ओके, विल मार्केट गो डाउन, बेस्ट शेयर टू एंटर। सुबिन साहब, विल मार्केट गो डाउन? आई हैव नो आइडिया। इट कैन नॉट, इट माइट नॉट, इट मे नॉट। ठीक है, तो अगर वो गिरती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए और अच्छा मौका होगा। ऑब्वियसली अगर सेल जितनी बड़ी लगेगी उतना ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर वो तेज़ी आती है तो आपको कौन से शेयर लेने हैं? जितने कुछ नहीं समझ में आता तो बी विद द लीडर्स। कुछ भी नहीं समझ में आता अगर आपको कि अब मैं क्या लूँ, तो बी विद द लीडर्स। जो शेयर आपने अपनी लिस्ट में आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जब वो बुरे दौर में आएंगे तो वही आपको लेने हैं। पैनिक में आएगा, जितना पैनिक बाजार में मचेगा, जितना पैनिक बाजार में फैलेगा, उतना ही आप इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा शेयर में एंटर करने के लिए। एग्जांपल देता हूँ, कल ही बजाज फाइनेंस, कल ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों को भी चलिए अगर हटा देते हैं, कल ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनफैक्ट आज सुबह ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऐसे टीसीएस, ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जो पैनिक में नीचे आए थे और बहुत बढ़िया दाम पर थे एंटर करने के लिए। तो आप पैनिक स्टेट का वेट करें, जैसी पैनिक आए अपनी लिस्ट में से निकालें शेयर और लेना शुरू कर दें। जुबिलेंट फूड एट 3000, पीडीलाइट एंड 2400। जुबिलेंट फूड के अंदर भी आप बने रह सकते हैं। नीचे के दाम पे आज सुबह 2900 आया था, आप ले भी सकते थे और अभी भी वैसे भी कोई बुराई नहीं है उस कंपनी में। 4400 से नीचे आया हुआ है और पीडीलाइट भी, दोनों में आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। दोनों पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं अपने अपने सेक्टर के, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। आर एच डी एफ सी लाइफ अ गुड बाय एट करंट लेवल? सुनीता जी, दोनों ही आपकी जो गोल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, आप समय दे सकती हैं, तो आप जरूर एंटर कर सकती हैं, दोनों में बुराई नहीं है। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा महंगे साइड पे बाजार मारने लग गया क्योंकि वो एलआईसी का जो आईपीओ है वो 2.5 टाइम्स ईवी टू मार्केट कैप आ सकता है। ईवीज जो इस पूरे एम्बेडेड वैल्यू होती है, इन कंपनियों की फ्यूचर अर्निंग को आज के भाव पे डिस्काउंट करना और प्रेजेंट एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू को जोड़ने के बाद जो एम्बेडेड वैल्यू आती है, वो एम्बेडेड वैल्यू में एलआईसी जो है अपनी साल करीब 5,70,000 करोड़ की वैल्यू देता है, जबकि एचडीएफसी लाइफ ऑलरेडी उस वैल्यू से थोड़ा अपर एंड पे था, तो बाजार उसको डिस्काउंट करा रहा है। होने दीजिए डिस्काउंट। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एक तो ग्रुप ही पूरा बिकवाली में, प्रेशर में, और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इन चीज़ों को लेकर भी कि आप आने वाले समय में उनके अंदर जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, जहाँ पर आपको गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन थोड़ी बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रणनीति रहेगी। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं और इतना समय आपके पास है एंटर करने के लिए, तो वहाँ पर एंटर करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, होल्डिंग इन्फोसिस एट 652 एंड आईआरसीटीसी 424। शिष्य साहब, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये आईआरसीटीसी अगर आपने एडजस्टमेंट से पहले 424 पे लिया है और उसके आपको स्प्लिट के भी शेयर मिले, तो बेटर ये कि थोड़े शेयर आप निकाल लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। सरकारी कंपनी में इसीलिए बोल रहा हूँ कि सरकारी कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी का भी, एनीवन, XYZ, आप जो भी कंपनी चाहे उठा के देख सकते हैं। उन सब ने रिटर्न तो दिया है, डिविडेंड भी बहुत दिया है, कॉस्ट भी ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है, लेकिन जो एग्जॉर्बिटेंट गेन्स आपने सोचे हैं ना, वो एग्जॉर्बिटेंट गेन्स शेयर ना आए। ये एनबीसीसी, आईआरसीटीसी, आईईएक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक तरफा बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। तो एक तरफा बहुत बड़ी तेज़ी के मद्देनज़र थोड़ा ईज आउट होना बनता है। तो आपकी टेबल पे जो प्रॉफिट है एटलीस्ट कुछ ले लीजिए ताकि वो अफसोस ना रहे। बाकी इन्फोज में आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हैविंग डिविस एट 2720। भावेश साहब, इसमें अब क्या बोलेंगे? डबल तो आज भी है शेयर आपकी खरीदारी से, नहीं डबल नहीं, ऑलमोस्ट डबल आपकी खरीदारी से। जब इतनी बाजार में गिरावट आ गई, शेयर इतना टूट गया, उसके बावजूद भी अभी खरीदारी से ऑलमोस्ट डबल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है? किसी फाइन डे दाम मिल जाए दोबारा, अगर मिल जाए तो आप और ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बढ़िया है, निफ्टी का स्टॉक है, अच्छे फार्मा कारोबार में और बढ़िया एपीआई बिजनेस की वन ऑफ द लीडर है, तो आराम से आप बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी भी छोटी है इसकी।
ऑल वेंट अप एंड एस्ट्रल डिडेंट। अनिल साहब, ऑल वेंट अप एंड एस्ट्रल डिडेंट का तो कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है नहीं चला, 2-4 दिन बाद चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा सा नीचे आ भी जाए तो इतने कोई हैरत वाली चीज़ नहीं होगी। आप इसके पुराने 1 साल के चार्ट या 1.5 साल के चार्ट देख लीजिए, सिचुएशन क्लियर होगी। देखिए, 3 महीने का चार्ट, 1 महीने का चार्ट, 2 महीने का चार्ट देख के ये मत सोचिए कि वो शेयर नीचे आया है। ये भी देखिए वो शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ पहुँच गया है। एक ज़माने में सिंगल डबल डिजिट में शेयर होता था और आज 4 डिजिट में कामकाज कर रहा है। तो इतनी बड़ी तेज़ी का कोई चीज़ दिखाई है तो कहीं ना कहीं तो ईज आउट होगा ना। अगर फेयर प्राइस पर भी आपको मिलने लग जाए या एक लेवल तक एक प्राइस पर ये होल्ड करता है बहुत लंबे टाइम तक, तो वो प्राइस सही प्राइस है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन यह रीजनेबल तेज़ी के बाद, बड़ी तेज़ी के बाद रीजनेबल फॉल आ जाए और वो फॉल में आपको मिल जाए तो आप ले लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी नहीं चला। ठीक, कंपनी सही है, आजकल काफ़ी पुश भी कर रहे हैं वो लोग अपने एडहेसिव्स को लेकर, अपने एड्स के थ्रू या ब्रांडिंग के थ्रू। तो कंपनी एक्सपैंड कर रही है और एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। आप एटलीस्ट समय यहाँ पर दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इस कंपनी के साथ। F&O में है तो शॉर्टिंग ईजी होती है, लेकिन अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखता है। अच्छा जी, इतने सारे सवालों में मेरा सवाल मिस हो गया, मैं कौन सा सवाल लेने जा रहा था। हैप्पीएस्ट माइंड ₹900, व्हाट टू डू। जागृति जी, ये थोड़ा महंगा साइड पर आप इसे काउंट करके चलिए, क्योंकि ये पी वाइज तो 90 के मल्टीपल पे भी काम काज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 24, 25, 30, 35 के मल्टीपल पे है यूजुअली। जितनी मिड कैप है, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, हैप्पीएस्ट माइंड, माइंड ट्री और इस तरह की सारी कंपनियां अभी 50, 70, 80 के मल्टीपल के ऊपर है। तो ये महंगी साइड पर है, थोड़ा नीचे आना बनता है वैसे तो इनका, लेकिन अब आती है नहीं आती उस पर डिपेंड करता है। पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। 300 रुपये का IPO 1500 रुपये हुआ, 1500 का IPO टूट के 1000 रुपये आ गया, तो ठीक है। ऊपर से आप अगर देखना चाहेंगे तो ज़रूर इसमें कुछ करेक्शन है, लेकिन नीचे से 3 टाइम भी हुआ है, तो कोई फेयर है वैल्यू 700, 750, 800 रुपये बैठनी चाहिए। अगर वो दाम मिलता है और कंपनी की अर्निंग ग्रोथ कर देती है, जिससे इसका EPS भी बढ़ जाएगा और PE नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर शेयर को अट्रैक्टिव बना देंगी उन जोन्स के आसपास। वो लेवल ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। वैसे कंपनी में बुराई नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन वो प्राइस बहुत भाग गया है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट होना बनता भी है इसका। ओके, बेस्ट एग्रेसिव स्टॉक टू बाय। सर, बेस्ट एग्रेसिव स्टॉक टू बाय अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स चुन सकते हैं, टाटा कम्युनिकेशन चुन सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी चुन सकते हैं। उसके अलावा एग्रेसिव में कोई भी हाई बीटा का स्टॉक चुन सकते हैं आप, जहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव हमेशा तेज़ी नहीं होती है, एग्रेसिव हमेशा गिरावट भी हो सकती है। तो आपके किस पैरामीटर में वो फिट करता है, या तो आप इतने स्मार्ट हों या इतना बाजार को जानते हो कि जहाँ तेज़ी दिखे और यहाँ लेवल शॉर्ट करने लायक दिखे आप शॉर्ट कर दें, या जहाँ मंदी दिखे आपको लॉन्ग करने लायक दिखे आप लॉन्ग कर लें। अगर इतना क्विक और इतना स्मार्टली आप खेल सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसे शेयरों को ज़रा ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा, क्योंकि बाजार दोनों तरफ बहुत बढ़िया स्विंग देता है। कभी कभी जैसे आज दिया 500 पॉइंट का स्विंग निफ्टी के अंदर ईजिली हो गया आज। तो इस तरह के स्विंग्स जब मार्केट देता है तो बहुत ध्यान संभल कर ही आपको ट्रेड करना होता है। ज़रा स्टॉक का नाम तो सही है, लेकिन टेंडेंसीज का भी जरूर ध्यान रखिए, कहीं फंस जाए तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यू ऑन मैरिको अमर राजा फॉर लॉन्ग टर्म। लक्ष्मण साहब, अमर राजा में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। कंपनी ठीक है, बैटरी में मेजर कारोबार है, थोड़ा इनका प्लांट को लेकर इशू चल रहा है वो साउथ इंडिया में, लेकिन इस वजह से अप्रूवल्स नहीं आ रहे तो चल नहीं पा रहा है। लेकिन वो अप्रूवल मिलकर तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन कंपनी ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, उसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा नाम आपका था मैरिको। मैरिको एक केस में थोड़ा बहुत चैलेंज अभी रिसेंटली रहा है, वो इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, कोपरा के दाम बढ़े हैं, जिनका इनका मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट है और स्लो भी है। तो आपने 2 शेयर जो चुने, दोनों के अलग अलग टेंडेंसी है, एक एग्रेसिव है, एक डिफेंसिव है। तो आप टेंडेंसीज चेक करिए। कंपनियां दोनों खराब नहीं है, ना अमर राजा ना मैरिको। इश्यूज दोनों के साथ प्रिवेल कर रहे हैं, तो वो इश्यूज के हिसाब से वो शेयर चल रहे हैं। जैसे वो इशू ईज आउट होते रहेंगे, शेयर चलते रहेंगे, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिए। लेकिन ज़्यादा सेफर साइड पर एटलीस्ट अभी अमर राजा बैटरी दिखाई पड़ रहा है। ओके, फाइजर एट करंट प्राइसेस कैन बी एडेड। दीपांकर साहब, कंपनी इतनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मल्टीनेशनल जाइंट है, वर्ल्ड की 3rd या 2nd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनकी पेरेंट ऑब्वियसली। लेकिन 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ज़ॉम्बी इसलिए कि ये स्लो चलता है, धीरे धीरे चलने वाले शेयर है। ज़ॉम्बी धीरे चलती है ना, तो इसको भी ज़ॉम्बी स्टॉक बोलते हैं।
तो इसलिए धीरे धीरे चलता है। लेकिन ये स्लो मूवर तो है, लेकिन डिविडेंड पे ऑफ भी करता है। ये कोर पोर्टफोलियो लायक तो बन सकता है, लेकिन अगर आप इसकी डेरिवेटिव पार्ट को देखकर इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको अकॉर्डिंगली कॉल लेनी पड़ेगी इसमें। वैसे ये कंपनी आराम से पोर्टफोलियो में रख के बैठने लायक है कई कई सालों तक, क्योंकि वो डिविडेंड देता रहेगा, आप बोर नहीं होंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा, हिसाब किताब भी ठीक ही रहेगा इसका। और कंपनी ऑब्वियसली बात है बढ़िया कंपनी है, पेरेंट भी अच्छा है, तो वैसे कंपनी ठीक है। और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स का उसने एक बढ़िया सबसे पहला सोल्यूशन भी निकाल लिया था। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो होते हैं उनको तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव वाला पार्ट है तो वो एक थोड़ा सा इशू रहेगा मीडियम टर्म में। अदरवाइज डेरिवेटिव से बाहर हो गया तो कैश का स्टॉक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, HDFC लाइफ में बात कर चुका हूँ, विक्की साहब आप वहाँ पे सुन सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया और HCL, मलिक साहब दोनों ही केसेस में चाहे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो या HCL हो, इवन BHEL हो और ONGC हो और NBCC हो और IRCTC हो, सभी PSU हैं और सभी के अंदर यही कैच है कि वो तेज़ी कैप होती है। जैसे ही ऊपर जाएंगे OFS आ जाएगा, बिक जाएंगे नीचे आ जाएगा, OFS डिस्काउंट पे आएगा ना ऑब्वियसली, या ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई तरीके से सरकार अपना हिस्सा बेच देगी। तो इनमें बस यही एक फ्लॉ रहता है, इसीलिए ना कभी HCL ना कभी EIL, इनके ऊपर मैंने जिक्र किया है। कंपनियों में तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती भैया, सरकारी कंपनी है, क्वालिटी में एटलीस्ट काम भी कर ही रहे हैं, ऑर्डर भी बढ़िया मिल रहे हैं दोनों को। लेकिन एक ही फ्लॉ यही कि जहाँ भाव भागा वहाँ सरकार ने हिस्सेदारी बेची, तो ऊपर के लेवल पर सरकारी हिस्सेदारी बिकती रहती है, तो ये कंसर्न रहेगा। बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी डिविडेंड मिल रहा है, उस हिसाब से आप कॉल लेना चाहें तो आप देख सकते हैं। आपकी चॉइस क्या है, आप रहना चाहते हैं इस तरह के सेक्टर में तो आप ज़रूर रहिए। ओके, निफ्टी 20 बढ़िया चीज़ है सुबिन साहब, और जो लोग नहीं बाज़ार को ज़्यादा समझते हैं, जिनको बाज़ार की ज़्यादा जानकारी नहीं है, या जिनको लगता है कि वो बहुत बाज़ार की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए निफ्टी 20 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। SIP में थोड़ा लेते रहिए, जैसे जैसे निफ्टी चलेगा वैसे वैसे 20 चलेंगी, निफ्टी बेंचमार्क इंडिसेस जो होता है वो। तो आप अगर कुछ बाज़ार को नहीं समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बाज़ार को नहीं, वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो आप निफ्टी 20 में ज़रूर एंटर कर सकते हैं। ओके, निफ्टी 500 प्लस कैंप्स बड़ा बेशरम निकला सर, इवन ITC ऑल्सो आप। राजेंद्र साहब, ITC तो अलग ही जोन है, उसको तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो कल की बाजार की गिरावट में भी 222 था, आज की बाजार की तेज़ी में भी 222 ही है, तो उसको तो आप नहीं कंपेयर करेंगे। अब आती है बात कैंप्स की। देखिए कैंप्स के केस में क्या है कि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, तो थोड़ा अगर ईज आउट हुआ भी है और नीचे कंसोलिडेट कर भी रहा है तो बुराई नहीं है। अगर आपने इसका कारोबार देखा है, क्योंकि ये नई लिस्टिंग है तो बिज़नेस के नंबर्स तो बहुत आए नहीं हैं, नंबर्स बहुत आए नहीं तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब तक नंबर्स ना देख लें कुछ क्वार्टर्स के, तब तक कभी किसी कंपनी में एंटर ना करें। इस बार ही कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिएगा। जोमेटो, पेटीएम उसी तरह की चीज़ें हैं जिनके नंबर्स आपको पता ही नहीं है क्या होने वाले हैं, और अभी तक हिस्ट्री में उन्होंने लॉस ही दिया है। तो जब तक वो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ नहीं करें तब तक आप कुछ मत करिए। लाइकवाइज कैंप्स के केस में भी अभी तो आप बने ही रहिए, जैसे सिचुएशन बनती जाए वैसे वैसे आप यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं। ओके, चलिए अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि बाज़ार गिरता भी है और बाज़ार में तेज़ी भी आती है। दोनों ही सूरतों में बढ़िया बिजनेस बचे रहते हैं, चाहे वो गिरेंगे तो वापस घूम के आ जाएंगे, नहीं गिरे हैं तो वैसे ही चल देंगे। तो ज़रा उसका ध्यान रख के ही आप अपनी कॉल लीजिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल।